साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 21 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 22वां अध्याय, महासागरीय धाराएं। महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, आवर्तन, तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब, पवनें, बाष्पीकरण एवं वर्षा का प्रभाव अधिक है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। तो महासागरीय धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं: गर्म धाराएं, वार्म करंट, और ठंडी धाराएं अर्थात कोल्ड करंट। तो महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले जो कारक हैं वो मुख्य रूप से क्या है? नंबर एक, तट की दिशा तथा आकार। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में पाए जाते हैं तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती हैं। दूसरा, तलीय आकृतियां। महासागरीय तल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। तीसरा, मौसमी परिवर्तन। मानसूनी हवाओं का मौसमी दिक् परिवर्तन हिंद महासागरीय दशाओं में परिवर्तन करता है। नंबर चार, पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण, पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण धाराओं का मार्ग प्रायः गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब ये क्यों मुड़ती हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक फेरेल का नियम है, वो भी याद कीजिएगा क्या है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होगी। आगे है अटलांटिक महासागर की धारा। तो अटलांटिक सागर कहाँ है ये आप तुरंत मैप पे देखिएगा। पहला है उत्तर विषुवतीय गर्म धारा। ये विषुवत रेखा के समीप उत्तर में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिम द्वीप समूह तक बहती है। नेक्स्ट, एंटलीज गर्म धारा। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के निकट उत्तरी विषुवतीय धारा दो दशाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसका शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटलीज धारा के नाम से बहता है। फ्लोरिडा गर्म धारा। व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यह धारा के रूप में मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ साथ बहने के बाद फ्लोरिडा के मुहाने से होकर खुले सागर में निकलती है। यहाँ एंटलीज की धारा भी इसमें आकर मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछी जाती है गल्फ स्ट्रीम। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रस अंतरीप से आगे बढ़ती है तब वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। कनारी ठंडी धारा। कनारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, इसलिए इसे कनारी ठंडी धारा कहते हैं। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा। यह ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। लेब्राडोर ठंडी धारा। यह धारा बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलप्रभु मध्य से लेब्राडोर के तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसकी उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास होती है। यह गल्फ स्ट्रीम धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है। यहाँ उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। लाभ इस मायने में कि शीतकाल में जब उत्तरी यूरोप के अधिकांश देशों में हिमाच्छादन के विस्तार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तब उत्तर अटलांटिक प्रवाह
गर्म धारा होने के कारण हिम प्रसार को रोकती है। अतः उत्तरी अटलांटिक प्रभाव को यूरोप का कंबल कहा जाता है। यूरोप का कंबल किसे कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रभाव। दक्षिण अटलांटिक सागर में धाराओं का एक निश्चित पूर्ण वृत्ताकार क्रम पाया जाता है। इस क्रम की उत्पत्ति दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा से होती है। ब्राजील तट से टकराकर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां इसे ब्राजील धारा के नाम से जाना जाता है। यह एक गर्म जलधारा है। पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न विक्षेप बल के कारण 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर यह धारा पछुआ पवन से प्रभावित होकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड ठंडी धारा ब्राजील धारा से मिलती है। फॉकलैंड ठंडी धारा है, ब्राजील गर्म धारा है। ब्राजील गर्म जलधारा और फॉकलैंड जलीय धारा दोनों मिलकर एवं पूरब की ओर मुड़कर दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रभावित होती है, जिसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। इसे बेंगोइला ठंडी धारा के रूप में जाना जाता है। ये आगे चलकर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में मिलकर धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। धाराओं का यह पूर्ण वृत्त घड़ी की सुइयों के विपरीत प्रभावित होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। प्रति विषुवतीय धारा। उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय धारा द्वारा पश्चिमी अटलांटिक महासागर में जल राशि एकत्र होने से महासागरीय जल स्तर में असंतुलन आ जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय धारा के बीच पश्चिम से पूरब की ओर प्रति विषुवतीय धारा का जन्म होता है। नेक्स्ट इन्होंने दिया हिंद महासागर की धारा। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थलमंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूरब तथा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। जबकि दक्षिणी हिंद महासागर में धाराओं का निश्चित क्रम पाया जाता है। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के घर्षण द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर महासागरीय धारा प्रवाह होने लगती है। इस प्रवाह को उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट अथवा उत्तर पूर्वी मानसून अपवाह कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से जल का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है और दक्षिण पश्चिम मानसून ड्रिफ्ट अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून अपवाह नामक धारा का जन्म होता है। विपरीत धारा। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून धारा के समय 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य जंजीबार से सुमात्रा के बीच एक धारा प्रवाहित होती है। इसे विपरीत धारा कहते हैं। दक्षिणी विषुवतीय धारा। अन्य महासागरों की भांति हिंद महासागर में भी दक्षिणी भूमध्य धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अग्लुहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है। दक्षिण विषुवतीय रेखीय हिंद महासागरीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक गर्म धारा कहते हैं। 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा की एक शाखा मेडागास्कर से पूर्व होकर मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इन दोनों धाराओं की संयुक्त धारा को अग्लुहास धारा कहते हैं। ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रवाहित होती है। ये आगे चलकर पूर्व की ओर मुड़कर पछुआ पवन ड्रिफ्ट में मिल जाती है। मेडागास्कर गर्म धारा दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा की मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा मेडागास्कर धारा कहलाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कहते हैं, जबकि दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में प्रवाहित होती है। आगे दिया प्रशांत महासागर की धाराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर विषुवतीय धारा प्रशांत महासागर में यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिलीपींस द्वीप समूह तक पहुंचती है। क्यूरोसियो गर्म धारा ओरियोसियो और क्यूरोसियो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ मिलती हैं ध्यान रखना। उत्तर विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा से बहने लगती है। इसे क्यूरोसिवो धारा कहा जाता है। यह धारा आगे पछुआ पवन के प्रभावाधीन पश्चिम की ओर मुड़कर अमेरिकी तट तक पहुंचती है।
जिसे उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की तरफ जाती है जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली शाखा जब अलास्का की खाड़ी में प्रवेश करती है तो ये गर्म होती है एवं इसे अलास्का करंट के नाम से जाना जाता है। पुनः ये अलास्का तट के सहारे आगे बढ़ती है जहां इसे अलास्का स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो एक ठंडी धारा है। ओयासिबो ठंडी धारा। यह बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। क्यूराइल धारा। यह धारा ओखोटस्क सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के हैकोडो द्वीप के पास ओयोशियो धारा के साथ मिल जाती है। जापान के निकट क्यूरोसिबो की धारा तथा ओयासिबो की धारा के जल के मिलन से वहां घना कुहासा छाया रहता है। अब क्यूरोसिबा क्या है? गर्म धारा। ओयासिबो क्या है? ठंडी धारा। इन दोनों का मिलन जापान के साथ, और जब ठंडी और गर्म जल धाराओं का मिलन होता है तो वहां घना कुहासा सा छा जाता है और ये मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र होता है। यहाँ मछलियां पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा। यह गर्म जल की धारा है जो पूर्व में दक्षिण अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा। यह प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी प्रशांत धारा या पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ हवाओं के प्रभाव में ये धारा ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के दक्षिण पूर्व सीमा से पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका तक प्रवाहित होती है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। प्रति विषुवतीय धारा। विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी एवं दक्षिण विषुवतीय धाराएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जल राशि एकत्रित करती हैं। इससे महासागरीय जल स्तर में असंतुलन आ जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए विरुद्ध विषुवतीय धारा बहती है। आगे इन्होंने देखो धाराओं के नाम दिए हैं टेबल में, और कैसी है, गर्म या ठंडी, वो आप देखो। सबसे पहले दिया है अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म है, दक्षिण विषुवतीय गर्म है। फ्लोरिडा की धारा गर्म, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, इरमिंगर गर्म, नॉर्वे गर्म, ब्राजील गर्म, कनारी ठंडी, लेब्राडोर ठंडी धारा है, फॉकलैंड ठंडी धारा है। ये सारी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अटलांटिक प्रभाव ठंडा है, बेंगुइला ठंडी धारा। आगे प्रशांत महासागर की धाराएं दे रखी हैं टेबल में। वही उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धाराएं गर्म। क्यूरोसिबो धारा गर्म जल धारा है, इंपॉर्टेंट है। अल्यूसियन गर्म है, सुसीमा गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म है, ओयासिबो ठंडी, क्यूराइल ठंडी, कैलिफोर्निया ठंडी, पेरू या हम्बोल्ट ठंडी है। आगे हिंद महासागर की धारा है। विषुवत रेखीय धारा गर्म है, मोजाम्बिक धारा गर्म है, अग्लुहास गर्म है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी धारा है, पछुआ पवन प्रवाह ठंडी धारा। तो इसमें जो ठंडी और गर्म धारा है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सी धारा गर्म है, कौन सी ठंडी है और कहाँ बहती है। यही प्रश्न आते हैं। प्रश्न देखने से पहले हम एक बार मैप को देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं इस मैप में दिखाई गई हैं। अब जो डॉटेड लाइन है वो उष्ण जलधारा या गर्म जलधारा है, और जो डार्क लाइन है वो ठंडी जलधारा है। अब यहाँ एक चीज देखो, जो धाराएं ध्रुवों से विषुवत की तरफ आ रही हैं वो ठंडी होती हैं, और जो विषुवत से ध्रुवों की तरफ जाती हैं वो गर्म होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अटलांटिक सागर में देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक में देखो, यहाँ इन्होंने दिया उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म जलधारा है। अब ये उत्तरी विषुवतीय इधर को चलेगी, ये डायरेक्शन रहेगा। बीच में तो ये रहेगी वो प्रतिवर्ती धारा, नीचे रहेगी दक्षिण विषुवतीय धारा। अब यहाँ से ये ऐसा सर्कल बनेगी क्लॉकवाइज। तो अब ये उत्तरी विषुवतीय हुआ। उसके बाद यहाँ देखो गल्फ स्ट्रीम है। अब ऊपर से ठंडी धारा आती है लेब्राडोर। अब यहाँ से इनके मिलने के बाद ये बनती है उत्तरी अटलांटिक, जो ये रसिया के ऊपर तक जाती है। ठंडा एरिया है लेकिन एरिया की तुलना में गर्म होती है, इसलिए गर्म जलधारा हुई।
और यहीं से ये नीचे को मुड़ती है। अब नीचे को मुड़ी तो ये बनी कनारी धारा। अब यह ध्रुव से नीचे को आ रही है तो ये ठंडी होगी। सेम स्थिति दक्षिण अटलांटिक में देखो, यहां भी ये सर्कल बनेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। यहाँ ये हमारी दक्षिण विषुवतीय धारा हुई। उसके बाद ये नीचे को मुड़ी ब्राजील धारा। ब्राजील धारा में नीचे से फॉकलैंड धारा मिली जो ठंडी जल धारा है। आगे ये इधर बढ़ी, पश्चिमी पछुआ हुआ प्रवाह, और आगे को जब बढ़ेगी तो मुड़ जाएगी ये बेंगुला धारा। अब ये ध्रुव से आती हुई दिख रही है तो ये ठंडी जल धारा होगी। इधर प्रशांत की तरफ को देखें तो यहाँ देखो अलास्का धारा ऊपर को जा रही है तो गर्म, उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म। कैलिफोर्निया देखो ऊपर से नीचे आ रही है तो ठंडी जल धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा, विपरीत विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा गर्म है। और ये यहाँ पर भी दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा और उत्तर में क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा। अब दक्षिण वाले में नीचे देखो पश्चिमी प्रवाह, और उसके बाद जब ये और आगे को बढ़ी तो हम्बोल्ट या पेरू की धारा। आपने अल्नीनो, लालीना ये शब्द सुने, ये यहीं से रिलेटेड है, हम्बोल्ट से, पेरू की धारा से, और ये ध्रुव से आ रही है तो ठंडी जल धारा। अब अगर हम प्रशांत का इस साइड का देखें तो जापान के पास देखो ये ध्रुव की तरफ से आ रही है, ओआसिबो ठंडी जल धारा। नीचे से जा रही है क्यूरोसिबो, ये दोनों यहाँ मिल गई तो यहाँ घना कुहासा जैसा, और सेम घना कुहासा जैसा यहाँ भी बनता है जहाँ लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिल रही है। यहाँ भी मछली पालन का क्षेत्र बनेगा और जापान के पास यहाँ भी मछली पालन का क्षेत्र बनेगा। इधर नीचे विषुवतीय पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब हिंद महासागर में देखो तो हमारा ये विषुवतीय और प्रति विषुवतीय हो गई। ऊपर यहाँ मानसून का एरिया रहा, नीचे ये पश्चिमी प्रवाह रहा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा रही, और ये रही अग्लूहास धारा मेडागास्कर के पास। तो ये इन्होंने मैप में मुख्य मुख्य धाराएं दी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ध्रुव से आ रही है वो ठंडी है, जो विषुवत से ध्रुव की तरफ जा रही है वो गर्म है, और ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही है तो ठंडी। यानी ऐसे कह सकते हो कि ध्रुव की तरफ जा रही है तो गर्म है, ध्रुव से आ रही है तो ठंडी है। विषुवत की तरफ आ रही है तो ठंडी है, विषुवत से जा रही है तो गर्म है। अब कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, लोकेशन कहाँ है, ये आप ध्यान कर लो, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ इन्होंने लिखा है चौथे में परिक्रमण। अगर यहाँ परिभ्रमण होता तो प्रभावित करता। परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना वो चीज प्रभावित नहीं करती समुद्री धाराओं को। पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो घूर्णन है, जो पहले में दिया आवर्तन, ये डिपेंड करता है। यानी 1, 2, 3 ऑप्शन बी। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण अर्थात आवर्तन, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब तथा हवाएं अर्थात पवने एवं बाष्पीकरण तथा वर्षा का प्रभाव अधिक है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धारा को प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। सही बात, होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक। सही बात। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान है। बिल्कुल, जो लंबे समय से पवनें चल रही हैं उनके द्वारा प्रभावित होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। बिल्कुल, वो भी डिपेंड करता है, यानी शायरो सही है ऑप्शन डी। महासागरों के जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा कहा जाता है। अधिकांश धाराएं सनातनी पवन वेग से प्रेरित होकर आगे बढ़ती हैं। धाराओं की गति एवं सीमा निश्चित नहीं होती, सामान्यतः गति मंद होती है और सतह का केवल भूपृष्ठ जल ही गतिशील रहता है, अतः कथन 1 और 3 सही है। तापमान की महासागरीय धाराओं के संचलन में भूमिका रहती है, क्योंकि विषुवत-रेखीय जलधारा तापमान से ही प्रेरित होती है। कुछ शीत क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं अर्थात जैसे कि गल्फ स्ट्रीम तथा कुछ ग्रीष्म क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं जैसे बेंगुला धारा की ताप संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, अतः कथन 2 भी सही है। महासागरीय धाराएं प्रचलित पवने और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण द्वारा भी प्रभावित होती हैं। इनमें तट की दिशा एवं आकार तथा महासागरीय स्थलाकृतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, अतः कथन 4 भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 3, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर एक
अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध सागर है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। हिंद महासागर में मानसूनी पवनें हैं, इसलिए वो हवाओं को परिवर्तित कर देती हैं। डिटेल नीचे दिया। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं का स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूरब तथा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 4। अग्लुहास धारा चलती है। अग्लुहास कहाँ थी? ध्यान करो। मेडागास्कर के पास। क्या हुआ? हिंद महासागर का दक्षिणी सिरा। ऑप्शन में कहीं दिया है हिंद महासागर, ऑप्शन ए। अग्लुहास धारा दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा, कनारी, अग्लुहास, कुराइल। तो अग्लुहास थी। प्रश्न 6। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? शीत नहीं है मतलब गर्म है। कनारी, हम्बोल्ट, ओयासिवो, अग्लुहास। तो गर्म कौन सी है? अग्लुहास। अब यहाँ ऑप्शन में देखो 3 और दिए हैं, तुम्हें खुद पता होना चाहिए 3 कौन सी हैं, ठंडी हैं, गर्म है, कहाँ बहती हैं, क्या है। तो भी हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ लो। नेक्स्ट प्रश्न 7। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से सर्वाधिक कौन हो रहा था? ऊपर वाला ध्रुव की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ कौन था? नॉर्वे, ऑप्शन सी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास से होती है। ये गल्फ स्ट्रीम धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है। यहाँ उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न 8। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? नहीं पूछा है। हिंद महासागर में कौन सी नहीं? अग्लुहास, मोजाम्बिक, दक्षिण हिंद महासागर, बेंगुला। बेंगुला कहाँ थी? हिंद में नहीं है भाई। बी। बेंगुला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में पूरब एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित बेंगुला अर्थात अंगोला नामक स्थान के नाम पर इस धारा का नाम बेंगुला धारा पड़ा है। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा? कनारी, बेंगुला, अग्लुहास, ब्राजील। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है बेंगुला। प्रश्न 10। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? दक्षिण अटलांटिक महासागर में पूर्ण वृत्त बनाने में योगदान नहीं दे रही है। कौन सी? बेंगुला, ब्राजील, कनारी, पश्चिमी पवन प्रवाह। तो कनारी वहां थोड़ी है दक्षिण में, कनारी तो ऊपर साइड में है। कनारी धारा का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के पूर्ण वृत्त से नहीं है, उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? उत्तर अटलांटिक में यानी ऊपर वाले अटलांटिक में नहीं है। गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा। ये बेंगुला। बेंगुला की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा उत्तर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। प्रश्न 12। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है? शेष 3 से भिन्न कौन सी है? बेंगुला, ब्राजीलियन, दक्षिणी भूमध्य रेखीय, पेरुवियन। बेंगुला कहाँ है? ब्राजीलियन कहाँ है? दक्षिणी भूमध्य रेखीय कहाँ है? और पेरुवियन कहाँ है? ध्यान करो, इसमें डिफरेंट है डी, पेरुवियन। पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी 3 धाराओं का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर से है, जो एक वृत्त का निर्माण करती है, जबकि पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा भी कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है, और इसी के अनुसार अल-नीनो या ला-नीनो को प्रेडिक्ट किया जाता है। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा यानी ठंडी धारा? पेरुवियन, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील। तो ठंडी कौन सी है? पेरुवियन या पेरू या हम्बोल्ट। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो ढूंढना। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक में है, हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत में नहीं, ये तो दक्षिण अटलांटिक में थी, यही गलत है। गल्फ स्ट्रीम उत्तर अटलांटिक ठीक है, अग्लुहास हिंद महासागर ठीक है, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न 15। गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातलीय धारा। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा, ऑप्शन बी। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर
हैट्रस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। प्रश्न 16, दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दिखाया गया है। अब यहाँ देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका का पश्चिमी तट नीचे साइड यानी दक्षिण अटलांटिक आ गया। दक्षिण अटलांटिक में अफ्रीका के किनारे कौन सी है, अब ये ऊपर से आ रही है, ये नीचे से जा रही है, यानी अलग अलग है, एक ठंडी है एक गर्म है। ऑप्शन में दिया बेंगुला फॉकलैंड, कनारी हम्बोल्ट, अग्लुहास गिनी, बेंगुला गिनी, ये ऑप्शन डी बेंगुला और गिनी। उपयुक्त मानचित्र में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा बेंगुला और उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने रही गिनी की खाड़ी में गिनी धारा का युग्म प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न 17, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है, मैचिंग मैचिंग। इधर है गल्फ स्ट्रीम, पश्चिमी वायु प्रवाह, पेरू धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, इधर प्रशांत महासागर, पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, हिंद महासागर गर्म धारा। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ थी, जगह पता है, नहीं दी है यहाँ, तो हम किससे मिलाएंगे, ए को 4 से, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, ए का 4 यानी डी और बी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो पेरू की धारा कहाँ है, ध्यान आ रही लोकेशन, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा ये थी प्रशांत महासागर में, अर्थात सी को 1 से मिला दिया, सी का 1, ए और सी दोनों में दे रखा है। अब बचा हमारा डी और बी, बी में कह रहा है पश्चिमी वायु प्रवाह, डी में कह रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली धारा कहाँ थी, हिंद महासागर में, यानी डी का 3, डी को 3 से मिलाओ, डी को 3 से मिलाया यानी ऑप्शन ए, सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दे रखी है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा, पेरू की धारा प्रशांत महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागर। प्रश्न 18, विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस, जल की लवणता में अंतर, विषुवत के पास प्रशांत मंडल मेखला बेल्ट और कॉम का होना। तो ये उत्तर और दक्षिण में विषुवतीय धाराएं चलती हैं तो उनका काउंटर बनता है, यानी ऑप्शन बी। डिटेल नीचे दिया है। उत्तरी तथा दक्षिण विषुवतीय रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। अतः अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के तट के पास तथा प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के तट के पास जल राशि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति धारा के रूप में प्रति विषुवतीय रेखीय धारा का आविर्भाव होता है। तो ये प्रति विषुवत रेखीय धारा क्या है भाई, ये क्षतिपूर्ति की धारा, कंपनसेशन करंट, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न 19, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। प्रशांत में कौन सी नहीं है, कनारी, क्यूरोसिवो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, तो ये कनारी नहीं है। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जबकि क्यूरोसिवो जापान में गर्म जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, और हम्बोल्ट या पेरू की धारा ठंडी धारा है दक्षिण प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है, गर्म कौन सी है, फॉकलैंड, ब्राजील, लेब्राडोर, कनारी, यह है ब्राजील की धारा। ब्राजील धारा एक गर्म धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। फॉकलैंड, लेब्राडोर एवं कनारी धारा ठंडी धारा है। तो जब तक आप लोग मैप को ढंग से नहीं समझेंगे आपको ये धाराएं समझ में नहीं आएगी, तो मैप को विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। बाकी हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।